नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाजीराम करंट अफेयर्स क्विज के हिंदी संस्करण में। आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना IRAD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट। IRAD मोबाइल ऐप के विकास और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी IIT मद्रास और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज को दी गई है। इसे हम बोलते हैं NIC, ठीक है। और तो यहाँ ये सही है और पूरी तरह से विकसित और कार्यात्मक होने के बाद इस ऐप से पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके दुर्घटना से संबंधित डेटा एकत्र करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये कथन भी यहाँ पे सही है और इसीलिए यहाँ पे C सही हो जाएगा। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है इसने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों के लिए IRAD ऐप का 2 दिन का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है और इससे कुछ फ़ायदा होने वाले हैं कई सारे। तो पहले चरण में इस योजना को 6 राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये 6 राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें किन 6 राज्यों में से लागू किया जा रहा है। IRAD मोबाइल ऐप के विकास और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी IIT मद्रास और यहाँ पे NIC इनको दी गई है। IRAD ऐप संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ज़रूरतों के अनुसार विकसित किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जाएगा। कहने का मतलब ये लचीला है, ठीक है। पूरी तरह से विकसित और कार्यात्मक होने के बाद इस ऐप से पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को जो है इससे डेटा इकट्ठा करने में फ़ायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के संदर्भ में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत इसका वार्ता भागीदार मतलब डायलॉग पार्टनर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आप इसके लिए जो है विस्तृत हमारा करंट अफेयर एनालिसिस के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसके विषय में विस्तार से मिल जाएगा, ठीक है। और तो पहला स्टेटमेंट सही है। आसियान के सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, भूटान नहीं है और कंबोडिया। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे A, ठीक है। तो इसके विषय में बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने थाईलैंड के समकक्ष जो हैं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 10 आसियान सदस्य, ये हमें पता है आसियान जो है इसके 10 सदस्य देश हैं और ये बेसिकली जो एक डायलॉग पार्टनर्स जो हैं इसमें 6 हैं, जिसमें हम बात करें तो भारत है, इंडिया है, चाइना है, फिर साउथ कोरिया है, फिर जापान है, फिर नीचे की तरफ आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये 6 इसमें डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो इसमें समुद्री सहयोग, संपर्क, शिक्षा, समुद्री सहयोग ये साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक ओशियन में, फिर संपर्क है, शिक्षा है, क्षमता निर्माण है, लोगों से लोगों को संपर्क सहित कई क्षेत्रों में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की गई है। इससे आसियान भारत प्लान ऑफ एक्शन 2016 से 2020 के कार्यान्वयन में प्रगति की भी समीक्षा की, ठीक है। और बैठक में नए आसियान भारत प्लान ऑफ एक्शन जो कि हमारा इसका कार्यावधि होगी 2021 से 2025, तो इसको अपनाया गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लान ऑफ एक्शन जो है ये व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के संपर्क सहित क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की बात करता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों आसियान के 10 राष्ट्र संघ को इस क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है सहित कई अन्य देश इसके वार्ता भागीदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये 10+6+2 की बात करते हैं
ठीक है, तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सदस्य देश जो हैं इसके 10, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो राजनीति के अपराधीकरण पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइडलाइंस बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, इस पे दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कल, ठीक है। तो इस पर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स की, तो संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों के साथ साथ राजनीतिक दल उनके द्वारा नामित उम्मीदवारों के बारे में समाचार पत्रों और टेलीविज़न में यदि कोई हो आपराधिक पूर्वव्रत का विवरण जो है प्रकाशित करेंगे। और ऐसी जो गाइडलाइंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं और ये कंपल्सन कर दिया है कि इनके लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 3 दिन के अंदर आपको करना है, ठीक है। तो पहला प्रचार उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के पहले 4 दिन के भीतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर बोला है, वो भी आज से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सी हो जाएगा। तो इसके विषय में बात करें, भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक प्रत्याशियों का विवरण प्रकाशित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं और राजनीतिक दलों को सूचना दी है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों के साथ साथ राजनीतिक दल उनके द्वारा नामित उम्मीदवारों के बारे में समाचार पत्रों, टेलीविज़न और यदि कोई हो आपराधिक पूर्व जो विवरण है वो प्रकाशित करेंगे, ठीक है। पहला प्रचार जो है उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर होगा और दूसरा प्रचार जो है नाम वापसी की अंतिम तारीख के 5वें से 8 दिन के भीतर होगा। तीसरा प्रचार अभियान के अंतिम दिन से 9वें दिन तक होगा जो मतदान की तारीख से 2 दिन पहले है और समय रेखा मतदाताओं को अधिक सूचित तरीके से अपने विकल्पों का उपयोग करने में मदद करेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने 1981 में बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ काम किया? तो यहाँ ये स्वामी अग्निवेश अभी इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, तो इनके विषय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला है CCO को न्यूनतम 5 साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 5 साल है ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 इयर्स, तो ये गलत हो जाता है। व्यक्ति को बैंक का एक वरिष्ठ कार्यकारी होना चाहिए, अधमानतः एक महाप्रबंधक समकक्ष के पद पर या उस व्यक्ति को बाहर से भी भर्ती किया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा B। और आगे बढ़ें तो हम इसके विषय में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग उद्योग में अनुपालन और जोखिम प्रबंधन, अनुपालन मतलब एग्जीक्यूशन और जोखिम प्रबंधन के संबंध में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी जो न्यूनतम निश्चित अवधि है वो 3 वर्ष की रखी गई है। व्यक्ति को बैंक का वरिष्ठ कार्यकारी होना चाहिए या फिर महाप्रबंधक या उसका समकक्ष पद पर होना चाहिए या फिर व्यक्ति बाहर से भी यहाँ पे भर्ती किया जा सकता है, ठीक है। और अभी मोदी गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट भी कर रही है, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री, क्या, लेटरल एंट्री। और लेकिन यहाँ पे लेटरल एंट्री के विषय में बता दूँ, जो हमारी केंद्र सरकार है उनका ये कहना है कि लेटरल एंट्री हम जो है लोअर लेवल्स पे हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेटरल एंट्री को हम जो है सीनियर लेवल्स पे ही फ़िलहाल जो है अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीनियर लेवल बहुत सीनियर लेवल हैं जहाँ पे आपको कम से कम 20-25 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उस तरीके के ये लेवल है। तो यह जो CCO है, CCO, यह खरीद और अनुमोदन समिति सहित किसी भी ऐसी समिति का सदस्य नहीं होगा। अब देखो ऐसी समिति का सदस्य होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हितों में टकराव होगा,
ठीक है, और इसकी वजह से छोड़ना पड़ेगा। सीसीओ के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार के खिलाफ आरबीआई के सतर्कता संबंधी कोई लंबित मामला या रिजर्व बैंक से प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सीसीओ के पद के लिए उम्मीदवार का चयन एक स्पष्ट चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, भारत का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा निम्न में से कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ है और दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी के नाम पर, ठीक है। और इसे ऑपरेट कौन करता है? यहाँ पे ये डायल है, इसे शॉर्ट में डायल बोलते हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। और तो ये जो है हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 T3 बोलते हैं, पर सुविधा एक वॉक इन विकल्प प्रदान करती है और शहर में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती है और या फिर घरेलू कनेक्टिंग उड़ानों के लिए निर्धारित है। एक मान्य कोविड नकारात्मक प्रमाण पत्र के बिना यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई अड्डे पर परीक्षण के लिए पहले से एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आपको कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिएगा, और या अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप परीक्षण भी करवा सकते हैं, और उसके लिए पहले से स्लॉट बुक करके टाइम पीरियड आपको रखना पड़ेगा, गैप। तो परीक्षण के परिणाम 4 से 6 घंटे के भीतर उपलब्ध होंगे। परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे नकारात्मक परीक्षण के मामले में अनिवार्य 7 दिवसीय संस्थागत संगरोध से छूट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। कहने का मतलब अगर वो चाहें तो यहाँ पे क्वारंटाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वॉल स्ट्रीट बैंक? वॉल स्ट्रीट बैंक का मतलब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वहाँ जो बैंक्स हैं तो उनमें से कौन सी है? ये सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप ये बहुत बड़ी बैंक है का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कर्मचारी होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर है जेन फ्रेजर। और दोस्तों मैं भी इसमें काम कर चुका हूँ इसके लिए पहले। और सिटी ग्रुप इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल कॉर्बेट फरवरी 2021 में पद छोड़ देंगे, और प्रेसिडेंट जेन फ्रेजर यह पद संभालेंगी, जिससे वह एक प्रमुख वॉल स्ट्रीट बैंक की पहली प्रमुख महिला कार्यकारी बन जाएंगी। मतलब फीमेल सीईओ बन जाएंगी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और ये स्कॉटिश अमेरिकी बैंकिंग कार्यकारी हैं और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज एनिक। तो अराइज एनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य भारतीय एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप में अनुप्रयुक्त क्या क्या अनुसंधान और नवाचार, ठीक है। ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये हो गया इनोवेशन को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक का वित्त पोषण सहायता प्रदान करके योग्य अनुसंधान आधारित नवाचारों का समर्थन करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस तरीके से आपका सी आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप्स में लागू अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अपना कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, ठीक है। और यह यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है अगला पॉइंट, कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 4 मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, मतलब पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग, और तीसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और चौथा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है, इनके द्वारा ये क्या होगा, संचालित किया जाएगा। और संबंधित उद्योगों को क्षेत्रीय समस्याओं के अभिनव समाधान की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत
अराइज यानी कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास के लिए, मतलब के लिए 50 लाख रुपए का वित्त पोषण सहायता प्रदान करके योग्य अनुसंधान आधारित नवाचारों का समर्थन करेगा, इनोवेशन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सतर्कता विभाग, ठीक है, मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट को खुफिया संगठन घोषित करने की बात की है? तो यहाँ पे ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को खुफिया विभाग का मतलब हुआ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जो वास्तव में सूचना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के दायरे से इसे बाहर कर देगा। तो ऐसा करने वाला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। और यहाँ क्या हुआ है, तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य सतर्कता विभाग को खुफिया संगठन घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जो वास्तव में इसे सूचना के अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम के बाहर कर देगी। कहने का मतलब इसके विषय पर कोई भी जानकारी पब्लिक को शेयर नहीं की जाएगी। सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि राज्यपाल ने सतर्कता विभाग और सतर्कता प्रतिष्ठान को खुफिया संगठन घोषित करने की स्वीकृति दे दी है। तो ये आपसे जो है खुफिया संगठन घोषित हो गए हैं, आरटीआई के तहत इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं की जाएगी। सतर्कता विभाग और मतलब ऐसा नहीं है नहीं की जाएगी, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सतर्कता विभाग और खुफिया संगठन के रूप में स्थापना की घोषणा करके दोनों को आरटीआई अधिनियम से छूट दी गई है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची 26 संगठनों की सूची प्रदान करती है, जिन्हें मतलब जो है ये आरटीआई के आधार पर के तहत जो है जानकारी देने से छूट दी गई है। यहीं पे अधिनियम की धारा 24 की बात करें तो केंद्र सरकार के पास समय समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार है, जिससे वर्तमान में मौजूद संगठन को जोड़ना, हटाना या प्रतिस्थापित करना इसके इनको अधिकार हैं। वहीं राज्य सरकार के पास एक समान अधिकार है। ये तो बात की हमने केंद्र सरकार की, अब बात कर रहे हैं राज्य सरकार की। और वह आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके खुफिया और सुरक्षा, केवल यहाँ इनको 2 टॉपिक्स पे दिया है, खुफिया और सुरक्षा संगठन को छूट देने के लिए अधिकृत है। तो यह बताता है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को संबंधित विधानसभाओं के विधानसभा मतलब केंद्र जो है अपनी संसद में के समक्ष उक्त अधिसूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में खबरों में चर्चित मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, मुंगेर भागलपुर ये बिहार में पड़ते हैं। तो ये इसका आंसर ऑब्वियस बिहार होगा। तो यहाँ देखिए जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी ने, इन्होंने बिहार में राजमार्ग 80 पर, तो कौन सा राजमार्ग पड़ता है ये 80, इस पर 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, क्योंकि यह सड़क 2 लेन पेव्ड शोल्डर में बनाई जाएगी और कहीं कहीं 4 लेन भी होगी। इसका इम्पोर्टेंस ये है, ये जो है बिहार का सबसे व्यस्त मार्ग है। और यहाँ इसकी खास बात यह है कि यहाँ पत्थर की आपूर्ति जो होती है कहाँ कहाँ, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल आदि में, तो वो इसी रास्ते के माध्यम से होती है। और यहाँ देखिए एनटीपीसी कहलगांव से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज तक फ्लाई ऐश ले जाने के लिए भी यह प्रमुख मार्ग है। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन मार्ग होने के अलावा भागलपुर के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी जुड़ता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरीके के
महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। और आप ही लाभान्वित मत होइए दोस्तों, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी, आपके मित्रगण जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो भी लाभान्वित हों। ठीक है दोस्तों, आज मैं कपिल मित्तल यहीं पे इस सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।